हिमालय से घिरे इस दिव्य स्थान के दर्शन के लिए ऐसी राहों से गुजरना होता है, ऐसी और ऐसी भी। और साथ में यहाँ तक पहुँचते हुए प्रकृति यहाँ कितने ही न भुलाए जा सकने वाले सम्मोहित करते दृश्यों को दिखाती है जो कल्पना से भी परे हैं। उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा होने के साथ साहसिक गतिविधियों से भरी है। इस वीडियो में आदि कैलाश और ओम पर्वत के अद्भुत यात्रा अनुभव के साथ जानेंगे इस यात्रा का महत्व, यह यात्रा कब होती है, कितना समय लगता है, क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कितना खर्च होता है, भारत तिब्बत सीमा पर स्थित इस स्थान में पहुंचने के लिए क्या और कैसे परमिशन लेनी होती है, और साथ ही देखेंगे यात्रा के अनेकों रोमांचकारी पल। नमस्कार, पॉपकॉर्न ट्रिप का यह वीडियो आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की वर्ष 2023 में कुमाऊं मंडल विकास निगम के सूबे ग्रुप के साथ हुए यात्रा अनुभवों पर आधारित है। 7 रात और 8 दिन की यह यात्रा काठगोदाम से शुरू हुई। गेस्ट हाउस काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर है और नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा का कार्यक्रम स्क्रीन में देख सकते हैं। KMVN द्वारा कराई जाने वाली इस पैकेज की दरें एवं बुकिंग हेतु लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। काठगोदाम के अतिरिक्त धारचूला से भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। KMVN के अलावा कई निजी ट्रैवल ऑपरेटर भी यह यात्रा ऑर्गेनाइज कराते हैं। काठगोदाम से ब्रेकफास्ट के बाद पारंपरिक तरीके से अभिनंदन कर यात्रियों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गई। काठगोदाम से आगे की यात्रा टेम्पो ट्रैवलर से हुई। यात्रियों के साथ में एक गाइड भी थे। यात्रा कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन काठगोदाम से पिथौरागढ़ तक की यात्रा थी। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी 42 किलोमीटर और समय लगभग 1.5 घंटे। कैंची धाम में यात्रियों ने बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम एवं मंदिर के दर्शन किए। कैंची धाम से गर्म पानी, खैरना, क्वारब, अल्मोड़ा होते हुए चितई पहुंचे। मंदिर में अनगिनत घंटियां और चुनरी लगी हैं। चितई दर्शन के बाद बाड़ेचीना, पनवनवाला होते हुए आरतोला नाम के स्थान से 3-4 किलोमीटर पिथौरागढ़ रूट से हटकर एक अलग रूट में होते हुए जागेश्वर पहुंचे। जागेश्वर में यात्रियों के लिए लंच का प्रबंध था। जागेश्वर में मंदिर दर्शन और लंच लेने के बाद पिथौरागढ़ के लिए चले। पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर आया था। पिथौरागढ़ KMVN के अतिथि गृह में यात्रियों का स्वागत हुआ। यहाँ के मैनेजर दिनेश गुरुरानी जी ने आगे की यात्रा के लिए यात्रियों को ब्रीफ किया और उपयोगी जानकारियाँ शेयर की। बाबा दर्शन करें ओम पर्वत के रूप में और आदि कैलाश के रूप में। 5,500 फीट पे आप हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर आगे जौलजीबी जगह पड़ेगी। जौलजीबी से धारचूला 36 किलोमीटर है। उसके बाद आपकी उच्च हिमालय क्षेत्र की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आप मन की कैप, गर्म कपड़े जरूर ले जाइए। वहाँ पर बारिश होती नहीं है, वहाँ पर सीधे बर्फ ही पड़ती है। धारचूला से प्रातः आप चलेंगे। धारचूला से गुंजी 71 किलोमीटर है, 5 से 6 घंटे का रन है आप। और गुंजी जो है वो समुद्र तल से 10,500 फीट हाइट है। गुरु रानी जी द्वारा दी गई यात्रा से संबंधित जानकारियाँ इस वीडियो में आगे भी मिलेंगी। यात्रा का पहला उत्साह से भरा दिन, सहयात्रियों से प्रथम परिचय हुआ। यात्रा का दूसरा दिन, ब्रेकफास्ट के बाद पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए यात्रा शुरू की जो 92 किलोमीटर की थी। धारचूला पहुंचकर नेपाल रोड स्थित KMVN के गेस्ट हाउस में चेक इन किया। गेस्ट हाउस काली नदी के किनारे स्थित है और नदी के दूसरी ओर है नेपाल। लंच के 1-1.5 घंटे बाद KMVN धारचूला के एक कर्मचारी और यात्रा के गाइड ग्रुप के सभी सदस्यों को अपने साथ मेडिकल जांच के लिए लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जो गेस्ट हाउस से कुछ ही मिनट्स की पैदल दूरी पर था। धारचूला में मेडिकल कराने के बाद ही इनर लाइन पास बनवाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया KMVN की ओर से कर दी गई थी। उनके पास सभी यात्रियों के आवश्यक डॉक्यूमेंट पहले से ही थे, इसलिए यात्रियों को कुछ नहीं करना पड़ा। इनर लाइन पास आदि कैलाश रूट में कई चेक पोस्ट पर देखे जाते हैं। यात्रा मार्ग में अपने साथ आधार कार्ड भी रखें।
अगर स्वयं ही इनर लाइन पास बनवाना हो तो इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर एसडीएम ऑफिस जाना होता है, या अपने डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर सबमिट कर भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी आसानी से कार्य कराना हो तो धारचूला में कई साइबर कैफे और कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन अप्लाई करने में यात्रियों की सहायता करते हैं। रविवार को हॉस्पिटल बंद रहने से मेडिकल नहीं बनते हैं, इसलिए अपने यात्रा प्रोग्राम में इन बातों का भी ध्यान रखें। मेडिकल जांच कराने के बाद ग्रुप के यात्री नेपाल और धारचूला को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। नेपाल और भारत के बीच का पैदल ब्रिज का यह गेट शाम को 7 बजे बंद हो जाता है और पुनः सुबह 7 बजे खुलता है। नेपाल के धारचूला से लगे हुए शहर का नाम दारचूला है। धारचूला में डिनर के बाद विश्राम करने के साथ दूसरे दिन की गतिविधियां संपन्न हुई। यात्रा का तीसरा दिन। धारचूला KMVN के गेस्ट हाउस में सुबह नाश्ता लेने के बाद 9:50 पर 70 किलोमीटर दूर गुंजी का सफर आरंभ किया। सुबह हल्की बारिश हुई थी। पहले ये यात्राएं पैदल होती थी जिसमें हफ्तों का समय लग जाता। 2019 के बाद सड़क निर्माण से यहाँ आवागमन आसान हुआ है। हल्द्वानी से धारचूला तक का सफर टेम्पो ट्रैवलर से था। धारचूला से आगे का सफर 4x4 से होना है। हमारे ग्रुप के 18 यात्री 5 अलग अलग 4x4 पिकअप में आगे बढ़े। धारचूला से पिथौरागढ़ रोड में लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे इस तिराहे पर सर्वत्र चौक, जिससे जाती सड़क लिपुलेख रोड, जिसे कैलाश मानसरोवर रोड नाम से भी जाना जाता है, और यही रोड आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए भी जाती है। आदि कैलाश यात्रा की सबसे दुर्गम और मुश्किल यात्रा का हिस्सा धारचूला के बाद ही शुरू होता है। इस सड़क में कुछ चढ़ाई तय करने के बाद एक ऊंची जगह से धारचूला, काली नदी और नेपाल के दारचूला नगर का सुंदर बर्ड आई व्यू। इस जगह के बाद भारतीय सिम काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन नेपाल का नेटवर्क गुंजी तक रास्ते में कहीं कहीं मिल जाता है। स्थानीय लोग जिनका इस सड़क में आना जाना होता है वो नेपाली सिम का भी प्रयोग करते हैं। इन सड़कों को बेहतर करने में जुटे मजदूर और उनके साथ काम करती बड़ी बड़ी मशीनें। कोलागाड़ एलागाड़ होते हुए कभी कच्ची और कभी पक्की सड़क। धारचूला से तवाघाट की दूरी है 18 किलोमीटर। तवाघाट से बाईं ओर जाती सड़क से नारायण आश्रम और पंचाचूली बेस कैंप की ओर जा सकते हैं। बाईं ओर धौली नदी के किनारे किनारे चले तो दारमा घाटी पहुंचेंगे और दाईं ओर को काली नदी के किनारे किनारे चलने पर व्यास घाटी पहुंचेंगे, जहां हम अभी जा रहे हैं। इन दोनों घाटियों के मध्य में स्थित है चौंदास घाटी। यहाँ दारमा घाटी से आने वाली धौली नदी और व्यास घाटी से आने वाली काली नदी अपने प्रचंड रूप में दिखती है। नीचे काली नदी का तेज उफान, काली नदी के किनारे किनारे सड़क बनी है। काली नदी के पार नेपाल का इलाका। स्थानीय निवासी इस पार से उस पार की चट्टान तक रस्सी फंसाकर उसके सहारे लटकते हुए नदी पार करते हैं, जो बेहद ही खतरनाक है। और इन सड़कों को बनाने में कितनी चुनौतियां आई होंगी, इसे देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर चट्टान का एक पूरा हिस्सा ही नीचे आ गया होगा। मेंटली प्रिपेयर होके आए, क्योंकि धारचूला से जो ऊपर का रूट है वो बहुत काफी हार्ड है। कभी भी कहीं भी स्लाइडिंग हो सकता है, कहीं भी रुकना पड़ सकता है। असुविधा से बचने के लिए आप जो है 2-4 दिन का बैकअप लेके चले। जब तक आप लौट के धारचूला ना आए तब तक कंफर्म ना करें कि आपकी फ्लाइट इस डेट को आपने बुक करनी है।
ये तब करें जब आपकी यात्रा कंप्लीट होकर धारचूला आ जाए, नेटवर्क की क्षेत्र में आ जाए, उसके बाद आपके पास 2 दिन का समय बचता है, तब आप फैसला ले सकते हैं। क्योंकि कई दिन तक, हफ्तों तक भी रोड ब्लॉक हो जाती है। सड़क से नीचे बहती काली नदी अपनी तेज आवाज से इस घाटी को भर देती है। तवा घाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है घसकू। इस सड़क में जगह जगह काम चलता हुआ दिखता है। आदि कैलाश की यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम सन 1994 से करवा रहा है। 2019 से पहले यह पैदल ही होती थी। सड़क के ऊपर की चट्टानें और इनसे निकले पत्थर के हिस्से जो सड़क को करीब करीब पूरा ही ढक रहे हैं। इन चट्टानों से निकले हुए हिस्से भी इतने बड़े हैं कि जो मानव या मशीनों द्वारा काटे जाने बेहद मुश्किल थे। इन्हें ब्लास्ट कर अलग किया गया। जैसे जैसे हम सड़क पर आगे बढ़ते हैं, एलिवेशन में तेजी से बदलाव होता है। इसलिए इस तरह के यू टर्न लिए मोड़ काफी संख्या में मिलते हैं। इन खतरनाक सड़कों को देखकर हमने अपने वाहन चालक से कहा कि यह जानते हुए कि ये सड़कें मुश्किल और कभी भी ब्लॉक हो सकती हैं, पर वाहन चलाना साहस का काम है। उसका कहना था कि उस हिम्मत के सामने तो यह कुछ भी नहीं है जो इस रूट में जेसीबी मशीन चलाने वालों में होता है। जहां भी लैंडस्लाइड होता है, ऊपर चट्टान से गिरते हुए बोल्डर्स और मलबे के बीच सड़क में आया मलबा साफ कर सड़क को खोलने के लिए पहुंच जाते हैं। सड़क के साथ साथ चलती नीचे काली नदी इस घाटी की हरियाली और अद्भुत नज़ारे यहाँ ठहरने की वजह देते हैं। लेकिन सड़क बनाने के बाद यहाँ से निकली चट्टानें ऐसे देखती हैं जैसे कह रही हैं, रुको मत, आगे बढ़ो। उन्नीस में हुआ मालपा भूस्खलन भारत के सबसे भीषण और दिल दहलाने वाले लैंडस्लाइड्स में से एक था। गाँव का बस्ती था बोला यहाँ। धारचूला से निकलेंगे तो एक जगह आपको मालपा पड़ेगी। मालपा 17 अगस्त 1998 को मालपा पूरा मालपा में पहाड़ आ गया, पूरा मालपा दफन हो गया। मालपा कैंप में उस समय यात्रियों के साथ पोनी, पोर्टर्स और आईटीबीपी के जवानों के साथ ही स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। अचानक सुबह 3 बजे एक विशाल चट्टान तेज आवाज के साथ यात्रियों के पड़ाव के ऊपर गिर पड़ी, जिससे पूरा पड़ाव नष्ट हो गया। करीब 221 सोए हुए लोग फिर कभी न उठने के लिए विलीन हो गए। मार्ग से दिखते रहते हैं ऊंचाई से गिरते कई झरने, भारतीय सीमा में हैं और नेपाल की पहाड़ियों में भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और भी अद्भुत नज़ारे सामने आते रहते हैं। हमारी इस यात्रा के दिन मौसम सुहावना, हमारे वाहन चालक ने बताया कि तवाघाट से बूंदी तक की रोड ज़्यादा सेंसिटिव है और लैंडस्लाइड की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि बूंदी से गुंजी तक इतने लैंडस्लाइड्स नहीं होते। हालांकि तवाघाट से बूंदी तक की सड़क को कई बार पक्का भी कर दिया गया है,
लेकिन मानसून में होने वाले लैंडस्लाइड से या कभी ग्लेशियर के फटने से यह रोड कई बार टूट जाती है और फिर से उन सड़कों को तैयार करने में काम चलता रहता है। यहाँ भी कई सारे झरने, कभी पक्की और कभी कच्ची सड़क। मालपा से पहुंचे लामारी, जो 4.5 किलोमीटर दूर है, और लामारी से बूदी गांव की दूरी भी लगभग 4.5 किलोमीटर की है। हम पहुंचे बूदी में। धारचूला से लगभग 53 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूदी गांव, जहां बुदियाल लोग रहते हैं। बूदी में हम पहुंचे 1:20 पर। यहाँ KMVN की भी कैंप साइट है और कुछ निजी होम स्टे भी। इस रूट में चलने वाले यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए डोरमेट्री बेड उपलब्ध है। धारचूला के बाद KMVN की कैंप साइट्स में इंडिपेंडेंट छोटे रूम की उपलब्धता नहीं है। हाँ, किसी दिन यात्री कम हो तब अपने डोरमेट्री को ही इंडिपेंडेंट एकोमोडेशन की तरह उपयोग में ला सकते हैं। बूदी के KMVN गेस्ट हाउस में हमारे लिए लंच की व्यवस्था थी। यहाँ आसपास कुछ तस्वीरें ली। पहाड़ियों में कोहरा घिर आया था। क्या कल ऐसे मौसम में आदि कैलाश के दर्शन हो पाएंगे? जवाब हमें अगले दिन मिला और आपको मिलेगा अगले कुछ मिनट्स में। KMVN कैंप बूंदी में लंच लेने और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चल पड़े गुंजी के लिए। बूदी के बाद छिया लेक की खूबसूरत हरियाली। यहाँ से चढ़ाई और बढ़ने लगी। काली नदी की दूसरी ओर नेपाल की भी मनभावन हरियाली दिखती रहती है और सड़क के किनारे रोड के काम से जुड़े श्रमिक जो दूसरे राज्यों से भी हैं। बूदी के बाद लैंडस्लाइड की संभावना कम हो जाती है। बूदी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बीच में करीब 32 U-टर्न है। इसके बाद हम पहुंचे इस ऊंचे पॉइंट में। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक सुंदरता का भी लेवल बढ़ता जा रहा है। सामने छांगरू नेपाल का इलाका है और पार है नेपाल का छांगरू गांव। इसके बाद ढलान युक्त सड़क मिलती है। यह है गर्बियांग गांव, गर्ब्याल लोगों का गांव, जो किसी समय भारत और तिब्बत के बीच व्यापार की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, जो सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद बंद हो गई और वर्तमान में ग्लेशियर के पिघल कर आने के कारण यहाँ की भूमि और यह गांव धंस चुका है। इस सड़क के किनारे नदी, यहाँ भोजपत्र के पेड़, भोजपत्र के वृक्षों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। कई दुर्लभ औषधियां भी यहाँ होती हैं। इस सड़क को यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण देश की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक कहा जा सकता है। साथ ही अच्छी बात यह है कि तमाम बाधाओं और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी यह सड़क लगातार बेहतर बनती जा रही है। हो सकता है जब आप आए तो यह सड़क कुछ और अच्छी बन जाए और इस दूरी को तय करने में और भी कम समय लगे। गर्बियांग के बाद काली नदी कुछ दूर तक सड़क के लेवल पर बहती दिखती है। गर्बियांग से 9 किलोमीटर की दूरी पर है नपलच्यू गांव, जहां नपलचाल लोग रहते हैं। यहाँ भी कुछ होम स्टे दिखाई देते हैं।
प्रकृति के ऐसे रूप को देख जगह जगह रुककर तस्वीरें खींचने और अच्छे विजुअल्स का कलेक्शन करने के मौके को हम चूकना नहीं चाहते थे। गुंजी वह स्थान है जहां से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए 2 अलग अलग सड़क मिलती हैं। हमारा तीसरे दिन का स्टे गुंजी में ही है। नपलचू से 1 किलोमीटर दूर है गुंजी गांव, जहां गुंजियाल लोग रहते हैं। धारचूला से सुबह 9:50 पर सफर शुरू किया और गुंजी पहुंचते पहुंचते शाम के 4:15 बज गए। लगभग 70 किलोमीटर की उस दूरी को तय करने में 6.5 घंटे का समय लगा। जिसमें शामिल है बूंदी में 1 घंटे का हॉल्ट और रास्ते में लिए गए कुछ छोटे ब्रेक्स। जब आप गुंजी पहुंचेंगे, वहां गाड़ी से उतरते कई लोग क्या करते हैं, उतरते सीधे कमरे के अंदर जानते हैं, नहाना शुरू कर देते हैं या सो जाते हैं। जब पहले यात्रा चलती थी 5,000, फिर 6,000, फिर 7,000, फिर 8,000, फिर 10,000 गेन करता था, एकोमोडाइज होते था। अब एकदम आप 8,000 फीट में जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसलिए आप गाड़ी से उतरते कम से कम आधे से 1 घंटा वहां पर खास होंगे। तो आप जब एकोमोडाइज हो जाएंगे, उसके बाद अपने कमरों में जाएंगे तो आपको कमरा अलॉट होगा, वहाँ डॉर्मेट्री होती है। गुंजी स्थित केएमवीएन की डॉर्मेट्री में अपना सामान रख आसपास अक्लाइमेटाइज करने के लिए घूमने लगे, जिससे कि यहाँ के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट हो पाए। डिनर के बाद रात्रि विश्राम और इस तरह तीसरे दिन की गतिविधियों का अंत। यात्रा का चौथा दिन। बर्फ से ढकी चोटियों के नज़ारे। गुंजी से आदि कैलाश की जो यात्रा होगी, भगवान भोलेनाथ ने जब मां पार्वती के साथ विहार रचाने का कार्यक्रम उनका था, तो एक रात्रि विश्राम शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ ने वहां पर आदि कैलाश में किया था। इसलिए वो बहुत महत्व का स्थान है, भोलेनाथ की कृपा स्थली का स्थान है। आज जल्दी निकलना था तो नाश्ता भी जल्दी तैयार था। सुबह 6:30 बजे यात्रा शुरू हुई। यहाँ से दाईं ओर को जाती सड़क नाभी डांग के लिए, जहाँ ओम पर्वत के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी यही मार्ग है। 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती थी, पैदल यात्रा चलती थी। धारचूला से गुंजी जाने में 6 दिन लगते थे। रूट में कई जगह इनर लाइन पास की भी जांच होती है। तवाघाट से गुंजी तक आते हुए लगा था कि यह प्रकृति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, लेकिन अब ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रकृति की सुंदरता के नए नए आयाम हमारे सामने अनफोल्ड होते जा रहे हैं। गुंजी से आदि कैलाश मार्ग में आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत गांव दिखा, नाबी गांव, जहां नबियाल लोग रहते हैं। इसके बाद मिलता है रोंगकांव गांव, जहां रोंगकली लोग रहते हैं। ऊंचे पहाड़ियों में बसे इन गांवों की प्राकृतिक सुंदरता भी देखते ही बनती है। आगे बढ़ने के साथ प्रकृति की अनटच्ड और अनसीन ब्यूटी सभी ओर बिखरी दिखाई देती है। यहाँ से आगे हम गोरी नदी के किनारे चलते हैं। गोरी नदी और सड़क कुछ दूर तक एक ही एलिवेशन में है। सामने भेड़ों का एक झुंड जो सड़क के बीच में आए पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहा है। और इस झुंड के एक छोटे मेमने का पानी के बहाव को पार करने का पहला प्रयास असफल। अब यह अपने परिवार के बड़े सदस्यों अथवा चरवाहे की सहायता से इस बहाव को पार करेगा।
अब बारी थी हमारे वाहन की ऊपर से बहकर सड़क में आए पानी के इस बहाव को पार करने की। इस मार्ग में भेड़ों और अन्य पशुओं से मिलना भी अच्छा लगता है। सामने से आता एक याक जो अकेला ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। याक और झुप्पू जो याक से थोड़ा सा छोटे होते हैं, इनकी मौसम के प्रति समझ और याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जब बर्फ गिरने वाली हो तो ये नीचे की ओर उतरना शुरू कर देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बर्फ गिरने के संकेत मिलने लग जाते हैं। जाड़ों में बर्फ के गिरने के समय यहाँ के ग्रामीण निचले इलाकों में चले जाते हैं और सर्दियों के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो उनके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर रास्ता है और कहाँ पर खाई। ऐसे में झुप्पू को सबसे आगे भेजा जाता है क्योंकि इसकी स्मृति और इसे रास्ते का आभास इतना अच्छा होता है कि ये हमेशा रास्ते में गिरी बर्फ के ऊपर ही चलता है और इसके पीछे पीछे चलकर स्थानीय लोग अपनी मंजिल तक सकुशल पहुंच जाते हैं। गौरी नदी के किनारे प्रकृति का एक और सुंदर दृश्य जिसे देख कौन प्रकृति प्रेमी न रुकना चाहेगा। लगातार मिलते ऐसे दृश्यों को देखकर लगता है इस मार्ग में तो पैदल ही चलना चाहिए। यहाँ पर वाहनों की आवाजाही से कुछ घबराए कुछ विचलित भागते हुए घोड़े। प्राकृतिक आवाज़ों के बीच में रहने वाले इन युवा खच्चरों को वाहनों का शोर इनकी नियमित गतिविधियों में व्यवधान डाल रहा होगा। नदी के उफान में एक पेड़ अपने वजूद के लिए संघर्ष करता। इसके बाद मार्ग में चढ़ाई आरंभ हो गई। फिर मिला भेड़ों का एक और झुंड। इनका आना भी रास्ते में सुकून देता है। इन रास्तों से गुजरने की किन्हें जल्दी है, इस सड़क से नियमित आने जाने वाले ड्राइवर्स को छोड़कर। लगातार इस मार्ग में चलते हुए जब ऐसी अनोखी, अनदेखी, अद्भुत प्राकृतिक दृश्य मिलते हैं तब अपने हिलते डुलते वाहन और कच्ची सड़कों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। प्रतिवर्ष अप्रैल में चरवाहे अपने गांव के सभी परिवारों की भेड़ों को लेकर ऊपरी इलाकों में स्थित बुग्यालों में आ जाते हैं। इन भेड़ों के ऊपर अलग अलग रंग के मार्क्स हैं जो अलग अलग भेड़ पालकों ने अपनी भेड़ों को पहचानने के लिए लगाए हैं। भेड़ों को चरने के लिए यहाँ बहुत अच्छी घास मिल जाती है और बरसात के बाद चरवाहे भेड़ों को वापस नीचे की ओर ले जाते हैं। वैसे देखा जाए तो भेड़ सबसे निरीह जानवरों में से एक है। ना अपने बचाव के लिए पहने सींग, ना ही पैरों में तेज भागने की क्षमता, ना ही शारीरिक रूप से मजबूत। और जिधर चाहो हाँक लो, चुपचाप झुंड में चल देते हैं। बुग्याल में इन भेड़ों के साथ कुछ चरवाहे और शीप डॉग भी रहते हैं। शीप डॉग्स भेड़ों की रक्षा करने के साथ भेड़ों को इकट्ठा करने के काम आते हैं। साथ में अगर कोई खतरा दिखे तो इसकी सूचना भी चरवाहों को दे देते हैं। यहाँ प्रकृति, मनुष्य और पशुओं के बीच सुंदर समन्वय देख सकते हैं। अरे अरे संभल के, अभी टायर के नीचे आ जाती। मोटरेबल रोड में चलने और पहाड़ी मार्गों में चलने में कोई फर्क नहीं इन भेड़ों के लिए, इसलिए सड़क में चलने वाले वाहनों को ही संभल कर चलने की जरूरत होती है। मार्ग से दिखे स्थानीय निवासियों के पूजा स्थल।
ऊपर जाने के साथ दिखने लगे हरे भरे बुग्याल और बर्फ से ढकी पहाड़ियां। फिर एक वाटर क्रॉसिंग। इस जगह वाहन के 4x4 मोड को ऑन करने की जरूरत पड़ी। साथ ही ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस की भी जरूरत पड़ती है और साथ में चालक का अनुभव और आत्मविश्वास तो चाहिए ही। हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते पेड़ पौधों की ऊंचाई कम होती जाती है और उसके बाद पेड़ दिखने बंद हो जाते हैं। इतनी ऊंची और 5 से 6 महीने बर्फ से ढकी रहने वाली इस जगह में पेड़ पौधे नहीं पनप पाते, जिस कारण यहाँ हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। अब हम पहुंचे खूबसूरत हरियाली और लैंडस्केप का व्यू लिए कुटी गांव, कुटियाल लोगों का गांव। कुटी गांव के बारे में मान्यता है कि यहाँ पांडवों की माता कुंती के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा और यहाँ पांडवों के किले के अवशेष भी हैं। स्थानीय लोग आजीविका के लिए कृषि, व्यापार और पशुपालन में संलग्न हैं। कुटी आदि कैलाश मार्ग में स्थित अंतिम भारतीय गांव है। कुटी गांव में कुछ देर रुकने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़े जोलिंगकोंग के लिए। कुटी गांव पीछे छूटता हुआ हमारा सफ़र और भी दिलचस्प दृश्यों के साथ आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर सड़कें अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। इसके बाद मिली एक और वाटर क्रॉसिंग जो ग्लेशियर से पिघल कर आने वाले पानी के कारण हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में जगह जगह मिलते जा रहे हैं। इस तरह के पानी को क्रॉस करना चैलेंजिंग तो रहता है। कई बार ग्लेशियर से पिघल कर आने वाले इस पानी की तीव्रता बहुत अधिक होती है, जिसे 4x4 भी पार नहीं कर पाती और ऐसे में इस सड़क में बेहद जोखिम और तकलीफ़ों से भरा होता है बाइक का सफ़र। सामने पानी के तेज बहाव में एक बाइक द्वारा क्रॉसिंग। सड़क के ठीक किनारे बर्फीले ग्लेशियर के अवशेष। वैसे अभी तक इस अंडर कंस्ट्रक्शन रोड और इस जगह की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि धारचूला से आगे का सफर 4x4 से ही करें। 4x4 का आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए 3 से 4 दिन का किराया 22,000 से 25,000 के बीच है और अकेले हों शेयरिंग में आ सकते हैं। एक 4x4 में 4 से 5 सवारियां बैठती हैं। मई से अक्टूबर बरसात को छोड़कर यहाँ आने के लिए उपयुक्त समय है। अक्सर मोड़ के बाद बिल्कुल नए और अलग तरह के दिखने वाले दृश्य और लैंडस्केप इस जर्नी की रोचकता को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। रुके पानी में आसमान और बादलों का रिफ्लेक्शन। ऊपर नीला आसमान सफेद बादलों के साथ चित्रकारी करता। कुछ देर में प्रकृति का नया रूप हमें जगह जगह इनको कैमरे में कैप्चर करने के लिए मानो आमंत्रित कर रहा हो। कहीं पथरीली चट्टानें, कहीं बुग्याल नुमा घास के लैंडस्केप, कहीं चोटियों में टिकी बर्फ। जोलिंगकोंग मार्ग में कैलाश पर्वत की तरह दिखने वाली यह चोटी है ब्रह्म पर्वत। इतने हाई एल्टीट्यूड पर इस दिव्य स्थान में हिमालय की इन चोटियों को इतने करीब से देख पाने पर ईश्वर की कृपा और प्रकृति के इस रूप से मिलाने पर मन भावनाओं से भर जाता है। आसमान साफ है तो कहीं चटक धूप और कहीं छांव। इन सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। भविष्य में कुछ टनल बनाने की योजना भी सरकार द्वारा है, जिससे ट्रैवल टाइम और कम होता जाएगा। गुंजी से जोलिंगकोंग पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा। इतनी ऊंची और 5 से 6 महीने बर्फ से ढकी रहने वाली इस जगह में पेड़ पौधे नहीं पनप पाते,
जिस कारण यहाँ हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। जितने भी हमारे कैंप्स हैं, चाहे हम चिपकाओं की बात करें, चाहे गुंजी की बात करें, चाहे नाभी ढांग की बात करें, यहाँ पर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज रहती है, जिसमें से ऑक्सीजन के सिलेंडर रहते हैं और ऑक्सीमीटर रहता है, तो हम चेक करते हैं। जोलिंगकोंग की कैंप साइट अपने आप में बेहद खूबसूरत स्थान पर है। जोलिंगकोंग में KMVN की कैंप साइट तक वाहन जाते हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँचने में ऑक्सीजन की कमी होने का अधिक पता नहीं चलता। जो भी डूज एंड डोंट्स हैं उसको फॉलो करे। चश्मा पहनना है, पानी पीना बहुत जरूरी है, रास्ते में गंदगी नहीं करनी है, खाना पूरा खाना है, खाने में कोई कमी नहीं करनी है, मैक्सिमम उसने लिक्विड बॉडी में लेना है क्योंकि काफी हाइट है और अगर बॉडी में नमक और पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन की संभावना है। बेस कैंप से ही आदि कैलाश, जिन्हें छोटा कैलाश भी कहते हैं, कि दिव्य दर्शन हो जाते हैं। जोलिंगकोंग में वेलकम ड्रिंक लेकर हम आदि कैलाश के और भी करीब से दर्शन करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पहुंचे इस घास के मैदान या बुग्याल में। यहाँ से आदि कैलाश के साथ आसपास की अन्य चोटियों के दिव्य, अलौकिक, अप्रतिम दर्शन होते हैं। हिम श्रृंखलाओं पर सूर्य की रश्मियों से तेज रिफ्लेक्शन है, ऐसे में इसे देखने के लिए सनग्लास आंखों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है। जोलिंगकोंग से दो अलग दिशाओं को ताल है, एक पार्वती सरोवर जिसकी दूरी जोलिंगकोंग से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है, दूसरा गौरीकुंड जिसके लिए जोलिंगकोंग से ही एक अलग ट्रैकिंग रूट है। वहां पर विभिन्न प्रजाति के आपको फूल मिलेंगे। आप उन फूलों को तोड़े नहीं, उन फूलों को सूंघे नहीं, उनके साथ छेड़खानी न करें, क्योंकि कई फूल ऐसे होते हैं उसमें कहना चाहिए जहर होता है, उसकी खुशबू से आदमी बेहोश हो जाता है। मार्ग हल्की चढ़ाई लिए हुए है। जिन्हें ट्रैकिंग करने में असुविधा हो उनके लिए घोड़े खच्चर भी यहाँ किराए पर मिल जाते हैं। 2,500 से 3,000 रुपये में जाना और वापस आना। अपने चारों ओर प्रकृति की सुंदर कृतियों को देखते हुए हम जोलिंगकोंग से पार्वती सरोवर के ट्रैक के लिए आगे बढ़े। खूबसूरत लैंडस्केप से गुजरते हुए हम पहुंचे पार्वती सरोवर। सरोवर के एक ऊंचे टीले पर एक मंदिर भी है। यह मंदिर भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। और चारों ओर है बुग्यालनुमा लैंडस्केप। पार्वती सरोवर के जल में दिखता आदि कैलाश पर्वत सहित बादलों का आकर्षक प्रतिबिंब। यहाँ से दिखने वाले दृश्यों और मन में उभरती भावनाओं के लिए शब्द नहीं है। प्रकृति और ईश्वर द्वारा निर्मित संसार के इस हिस्से का वर्णन हमारे सीमित शब्द ज्ञान से तो नहीं हो सकता। पार्वती सरोवर के चारों ओर का दृश्य यहाँ आने वाले इस स्थान के आकर्षण में खो जाते हैं। जब हम निचले मैदानी इलाकों से, शहरों, महानगरों से जो समुद्र तल से कुछ 100 मीटर ऊपर होते हैं, से आसमान की ओर देखते हुए बादलों के ऊपर जिस स्वर्ग की बात करते हैं, 4,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इस स्थान को देखकर लगता है शायद वह ऐसा ही होता होगा। एक ऐसा स्वर्ग जिसे जीते जी देख सकते हैं। आदि कैलाश में पांडव पर्वत सहित कई अन्य बर्फ से ढकी चोटियां भी बिल्कुल नजदीक से देखी जा सकती हैं। पार्वती सरोवर को मानसरोवर भी कहते हैं। हालांकि यह तिब्बत में स्थित मानसरोवर की तुलना में बहुत छोटा सरोवर है।
सरोवर के किनारे देर तक बैठे रहे और प्रकृति के विविध आयामों को निहारते रहे। इस स्थान पर अद्भुत शांति का एहसास होता है। यहाँ पर मिलने वाली शांति इस सरोवर की तरह है जिसकी गहराई और ठहराव की तुलना नहीं। पार्वती सरोवर से कुछ दूरी पर हल्की चढ़ाई लिए हुए हम अपनी बाईं ओर बढ़े। पार्वती सरोवर से वापस नीचे की ओर लौटे, जहां से गौरीकुंड के लिए एक अलग ट्रैकिंग रूट है। यहाँ राह के बीच में एक विशाल खेत दिखा। कहते हैं कि भीम खेत में द्वापर युग में पांडव भाइयों में से एक भीम ने खेती की थी। यह रूट ग्लेशियर ब्रस्ट के खतरे को देखते हुए कुछ समय से बंद था। सौभाग्य से जब हम यहाँ पहुंचे तो गौरीकुंड का यह मार्ग ट्रैकिंग के लिए खोला जा चुका था। भीम की खेती के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ फिर ढलान दिए मार्ग में नीचे उतरे। इसके बाद बहुत देर तक ढलान पर उतरते हुए एक पगडंडी पर पहुंचे, जो जोलिंगकोंग से गौरीकुंड पर जाने के लिए मार्ग है। गौरीकुंड ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है और यह पार्वती सरोवर से अधिक मुश्किल और अधिक ऊंचाई पर है, और साथ ही ऊपर जाते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस भी बहुत फूलती है। इस चढ़ाई में हमें हर 10-15 कदम चलने के बाद फेफड़ों को सामान्य करने के लिए रुकने की जरूरत महसूस हो रही थी और साथ में सरदर्द भी होने लगा था। हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी और डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा होना सामान्य है। और कड़े संघर्ष के बाद आखिर हम पहुंच ही गए गौरीकुंड के पास, जिसमें आदि कैलाश ग्लेशियर से आता जल गिरता है। और आदि कैलाश की पिघलती बर्फ की जलधारा से ही यह कुंड बना है। यहाँ तक लाने और इस दिव्य स्थान के दर्शन कराने के लिए ईश्वर को नमन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और फिर विचार शून्य की स्थिति में आदि कैलाश शिखर को निहारते रहे। समय के गुजरने और अपने होने का ऐसे स्थान पर अक्सर एहसास नहीं होता। भगवान शिव के इस स्थान को निहारते हुए मन नहीं भरता। आदि कैलाश आने के लिए कुछ सावधानियां, जानकारियां और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट में भी देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गौरीकुंड में आदि कैलाश पर्वत के ठीक सामने से अद्भुत अलौकिक दर्शन कर वापस जोलीकोंग के मार्ग में ढलान पर। क्योंकि अब पूरा मार्ग ढलान का है तो नीचे उतरने में ज्यादा समस्या नहीं हुई। हालांकि कदमों को सही तरीके से जमा कर रखना होता है क्योंकि मार्ग संकरा है।
और रोड़ी और कंकड़ों से भरा हुआ है। हाई एल्टीट्यूड की मुश्किलों की वजह से यहाँ व्यवहार का बदलना भी सामान्य है। जोलिंगकोंग के केएमवीएन कैंप साइट में लंच की व्यवस्था थी। कुछ देर कैंप में रुककर वापस चले गुंजी के लिए दोपहर के 2 बजे। नीचे आते हुए अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों में से कुछ बिताने और साफ मौसम में भगवान शिव की कृपा से आदि कैलाश और आसपास के बेहतरीन दृश्यों को देखना स्वप्न के पूरे होने से था। और फिर वही खूबसूरत मार्ग जिनसे हम आए थे, और कुछ ऐसा संयोग कि दोपहर होने के बाद भी मौसम साफ था, अच्छी धूप खिली थी और ठंड जिसका सामना करने के लिए हम खूब अच्छी तरह से गर्म कपड़ों से पैक होकर आए थे का एहसास नहीं हुआ। लौटते समय जिन पानी की क्रॉसिंग से होकर हम आए थे उनमें ग्लेशियर से तेज धूप के कारण बर्फ पिघलने से पानी का लेवल बढ़ गया था। और मार्ग में एक जगह पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ था, जो मशीनों के होने के कारण जल्द ही पुनः सुचारू हो गया। और इस मार्ग में डामरीकरण का कार्य भी प्रगति में था। इस रूट में धारचूला के बाद केएमवीएन के सभी कैंप साइट बूंदी, गुंजी, जोलिंगकोंग, नाबीडांग आदि में डोरमेट्री में प्रतिदिन का प्रति व्यक्ति शेयरिंग बेड का किराया 1200 रुपया है और ब्रेकफास्ट 200 रुपया, लंच या डिनर 300 रुपये का। और फिर से उन्हीं स्थानों कुटी गांव, नाबी गांव होते हुए शाम को लगभग 5 बजे पहुंचे पुनः गुंजी स्थित केएमवीएन के कैंप साइट। 8 बजे डिनर किया और विश्राम करने चले गए। यात्रा का चौथा दिन समाप्त हुआ। 5वां दिन नाश्ते के बाद सुबह लगभग 7:30 बजे निकले नाबीडांग के लिए, ओम पर्वत के दर्शन के लिए, जो गुंजी से 20 किलोमीटर दूर है। मार्ग में वाटर क्रॉसिंग, देवदार के पेड़, कच्ची सड़क के साथ दिखती कभी चट्टानें जो सितंबर से मार्च तक पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती हैं। काला पानी में काली मां के दर्शन। गुंजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान मां काली को समर्पित है। काला पानी काली नदी का उद्गम स्थल भी है। काला पानी देवदार, भोजपत्र सहित अनेकों प्रजातियों के वृक्षों से घिरा हुआ है। काली मां को समर्पित इस मंदिर के सामने व्यास जी की गुफा भी है। ऐसी मान्यता है कि वेद व्यास जी ने यहाँ तपस्या की थी। केएमवीएन के यात्रा ग्रुप की परंपरा को निभाते हुए हमारे ग्रुप ने भी यहाँ सेना के जवानों के साथ पौधारोपण भी किया। काला पानी होते हुए हम आगे बढ़े। सड़क के साथ साथ तो कभी दूर पहाड़ियों में दिल को भाने वाले झरने,
तो कभी सड़क के ऊपर से बहता तेज पानी जो बारिश के समय अचानक काफी बढ़ जाता है। इतना कि ऐसी परिस्थिति में 4x4 के चारों टायरों में लगे इंजन को पावर देकर वाहन को पानी के बहाव से पार कराने की जरूरत पड़ती है। ओम पर्वत के दर्शन नाभी डांग पहुंचने से पूर्व ही मार्ग से होने लगे हैं और यह प्राकृतिक रूप से निर्मित दिव्य शब्द देखकर मन श्रद्धा और ईश्वर की इस अनुकंपा के प्रति कृतज्ञ हो गया। सुबह 8 बजे 14,000 फीट की ऊंचाई पर व्यास घाटी में स्थित नाभी डांग में और यहां से दर्शन होते हैं ओम पर्वत के। ओम पर्वत के दर्शन नाभी डांग के KMVN कैंप से हो जाते हैं। दर्शनों के लिए ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। ये नाभि है, इसकी वजह से इसका नाम नाभी डांग पड़ा है। ओम दिव्य शब्द के प्राकृतिक रूप से बने पहाड़ के ऊपर अद्भुत बनावट के स्पष्ट दर्शन हो रहे थे। माना जाता है कि ओम एक प्राकृतिक ध्वनि है। ब्रह्मांड में हमेशा से ओम की ध्वनि निकलती है। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन होता है और शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन करता है। ऊ ध्वनि से शरीर के मध्य भाग में कंपन होता है, छाती के करीब, और मौ से शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन होता है। ओम शब्द के नियमित उच्चारण से अनेकों शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। यहाँ एक मंदिर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर के भी दर्शन करते हैं। यहाँ की शांति और दिव्य वातावरण ध्यान के अनुकूल है। नाभी डांग से ही 9 किलोमीटर की दूरी पर लिपुलेख तक भारतीय सीमा है और उससे आगे जाकर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। इस समय कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा चीन के साथ सीमा विवाद के चलते बातचीत नहीं हो पाने के कारण बंद है, लेकिन भारतीय सीमा में लिपुलेख से करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन होते हैं और भविष्य में उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय सीमा से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराने की तैयारी कर रहा है। ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का नाभी डांग कैंप है। इसकी ऊंचाई 14,000 फीट है। यहाँ पर्यटकों के आवास और भोजन की पूरी व्यवस्थाएं है कुमाऊं मंडल विकास निगम की। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यात्रियों की सुख सुविधा का पूरा यहाँ पर ख्याल किया जाता है। मेडिकल अगर किसी तरह की नॉर्मल अगर कोई परेशानी होती है, प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक सहायता के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम हमें ट्रेन किया गया है। और अगर कुछ अतिरिक्त और भी परेशानी होता है उसके लिए हमारे नजदीक में ITBP और आर्मी के कैंप हैं, हम उनसे मदद लेते हैं। गेस्टों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ हमने अपने ग्रुप के साथी यात्रियों से उनके यात्रा अनुभव जाने। ये जो कुमायूं विकास मंडल का टूर है ये अलग ही आनंद देता है। तो गौरीकुंड पे जो अनुभव हुआ वो लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं। एकदम शांत वातावरण और एकदम स्पिरिचुअल, भगवान शिव की
साक्षात दर्शन हुए। मेडिटेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। हम लोग पंचनगर तक फ्लाइट से आके उसके बाद हम गेम वेन की अरेंजमेंट से आए। सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंफर्ट का जहाँ तक हो सके ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छा। मैं हमारी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। बहुत अच्छी यात्रा रही। थोड़ी हमारे लिए थोड़ी हाइट की इश्यूज लगे हमें, पर फिर भी हम लोग चढ़ पाए, वहाँ तक पहुँच पाए। थोड़े कहीं घोड़े के सहारे से पहुँचे, थोड़ा चल के पहुँचे। ऐसा लगता है कि भगवान कहीं ऐसा नेचर में ही रहते होंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस ट्रिप का, और एज एन एडवेंचरर मेरे को काफ़ी साइट इतनी ब्यूटीफुल मिली और मैं तो स्तब्ध रह गया। एक अलग सा स्पिरिचुअलिटी और एक अलग सा एडवेंचर का मिक्सचर है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भगवान भोलेनाथ का निमंत्रण ही था कि बस मुझे हिमालय की पहाड़ियों में इतने सुंदर दृश्य, आदि कैलाश जाके तो ऐसे लगता है कि साक्षात भोलेनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत की बहुत ही सुंदर यात्रा है, और जब नेचर ने इतना सुंदर बनाया है तो जो मानव की बनाई हुई चीजें हैं वो इनके सामने बहुत छोटी लगने लगती। यहाँ प्रकृति के अद्भुत नजारे और ऐसा लगता है कि ईश्वर की असीम अनुकंपा है इस स्थान पर। रोमांचक दृश्य है, भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। आदि कैलाश यात्रा मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय है, यादगार, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, देखने लायक दर्शनीय स्थानों का पूरा परिचय, और इतना जो इसको जमाया है इन्होंने टूर प्रोग्राम को कि बिल्कुल आप गए, आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया और टाइम से आप वापस अपने कैंप पे आ गए। मैं जबल सिंह डिस्ट्रिक्ट मंगला का हूँ, रहने वाला। मैं यहाँ पर 25 साल मिनिमम हो ही गए हैं और मैं यात्री की पूरी सेवा करता हूँ अब एक जी जान से। अब कई बार गलती भी हो ही जाती है, उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर आधारित इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।